नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, जो कक्षा 12 की बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2, और इसके अंदर हमारा पाठ नंबर 4 जो हमने कल शुरू किया था, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन। ये इसका वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले पहला वीडियो बनाया वो आपने नहीं देखा, और उससे पहले पढ़ाई गई 3 पाठों के वीडियो आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं दूसरा पाठ। तो देखिए, काश्तकारी सुधार, यानी काश्तकारी में क्या सुधार किए गए। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारी क्षेत्रों में मौखिक और बिना रिकॉर्ड वाले काश्तकार के मसले बरकरार रहे। यानी जमींदारी क्षेत्रों में ये एक तो मौखिक जो मुख्य जबानी लिखे गए थे, या जो बिना रिकॉर्ड की जो काश्तकारी के मसले थे वो बरकरार रहे। इस प्रकार काश्तकारी उन भूतपूर्व जमींदारों की ज़मीन पर जारी रहे। यानी ये जो किसानी करना है वो जो पुराने जमींदार थे उनकी ज़मीनों पर जारी रही, जिनकी ज़मीनें अब व्यक्तिगत खेती की श्रेणी में बताई जाने लगी। यानी जो उनकी ज़मीनें थी अब उनको वो कहने लगे कि ये व्यक्तिगत खेती की श्रेणी में है। साथ ही यह उन भूतपूर्व लंबे समय से अवस्थित काश्तकारों की ज़मीनों पर जारी रही। यानी ये जो भूतपूर्व जो लंबे समय से अवस्थित काश्तकार थे उनकी ज़मीनों पर भी जारी रही, जो ज़मीनें बटाई पर जाने लगी। यानी अब ये ज़मीन क्या बटाई पर लगाने लगे। इसके अलावा आज़ादी के वक्त सिर्फ आधी भूमि ही जमींदारी व्यवस्था के तहत थी। यानी जो आज़ादी के वक्त है जो आधी भूमि है वो जमींदारी व्यवस्था के तहत थी, बाकी जो आधी ज़मीन है वो रैयतवाड़ी के अंतर्गत आता थी। और जहाँ भू स्वामित्व की समस्या, असुरक्षा, भारी लगाने वाले काश्तकारी आदि समस्याएं व्यापक थी। काश्तकारी सुधार की 3 विशेषताएं हैं। यानी जो रैयतवाड़ी प्रथा थी ना, वहाँ पर एक तो भू स्वामित्व की समस्या थी, यानी ज़मीन का वहाँ पर कोई स्वामी नहीं था, समस्याएं थी। असुरक्षा थी, भारी लगान वाली वहाँ पर किसान आदि समस्याएं थी। तो इनको सुधारने के लिए 3 व्यवस्थाएं की गई। पहली, उन काश्तकारों के लिए काश्तकार की गारंटी करना। यानी काश्तकारों के लिए एक तो काश्तकार की गारंटी करना जिन्हें विशेष अवधि तक ज़मीन पर खेती की हो। यानी जो विशेष अवधि ज़मीन पर खेती करे, एक तो उनकी गारंटी लेना। दूसरा, काश्तकारों को दिए गए लगान को उच्च स्तर पर लाना। यानी जो भी किसान टैक्स देते थे उसको एक उच्च स्तर पर लाना। काश्तकारों को कुछ सीमाओं के साथ उसके द्वारा जोती जा रही ज़मीन के स्वामित्व का अधिकार मिला। यानी जो काश्तकार है जिस ज़मीन को जोत रहे उसको ज़मीन का स्वामित्व देना, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। भारत में काश्तकारी कानून का उद्देश्य काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना था। यानी जो काश्तकारी या किसानों का जो उद्देश्य था वो ये काश्तकारी कानून का उद्देश्य था जो काश्तकार है किसानों को स्वामित्व है, यानी भूमि का स्वामित्व का अधिकार देना। काश्तकारी प्रथा को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। यानी काश्तकारी प्रथा को एक तो नियमित और नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा कठिन रहा, क्योंकि देश में भूमिहीन श्रमिकों की भरमार है। यानी देश में जो भूमिहीन है, यानी जो भूमिहीन किसान है उनकी बहुत ज़्यादा भरमार है। अगला है भूमि हदबंदी तथा जोत पर सीमा निर्धारण। यानी भूमि हदबंदी किस प्रकार की गई और जोतों पर सीमा निर्धारण कैसे हुआ। भारत में भूमि सुधारों का एक प्रमुख हिस्सा भू संपत्ति पर हदबंदी तय करना था। ये भारत में जो भूमि सुधार का एक मुख्य हिस्सा था वो था जो भू संपत्ति है इस पर हदबंदी करना, यानी हद तय करना। इसका उद्देश्य भूमि का वितरण अधिक समान बनाना था। यानी जो हदबंदी थी इसका मेन उद्देश्य क्या था, भूमि का जो वितरण है इसको समान बनाना। आज़ादी के बाद भूमि हदबंदी के विचार का प्रबल समर्थन किया गया। यानी जो आज़ादी के बाद है जो भूमि की हदबंदी है इसका समर्थन किया गया। पंडित नेहरू के नेतृत्व में समिति थी, उसने सुझाव दिया कि भूमि की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। यानी पंडित नेहरू की जो समिति थी उसने कहा कि भूमि की जो ज़्यादातर सीमा है उसको तय किया जाना चाहिए। इस सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण करके ग्राम सहकारिता समिति को सौंप देना चाहिए। यानी जिस जमीन से यदि जो सीमा है इसे अधिक भूमि का जो अधिग्रहण है यानी उसको अपनी कब्जे में लेकर जो ग्राम की सहकारिता समिति उसको दे देना चाहिए। जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने जुलाई 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए भूमि हदबंदी का समर्थन किया। यानी कांग्रेस किसान कृषि सुधार समिति थी, उसने जुलाई 1949 में अपनी रिपोर्ट में भूमि जो हदबंदी है इसका समर्थन किया। इस हदबंदी में आर्थिक हदबंदी को तिगुना होने का सुझाव दिया गया। यानी इस हदबंदी में जो आर्थिक हदबंदी है इसको तिगुना होने तक का भी सुझाव दिया गया। आर्थिक हदबंदी वह हदबंदी है जो खेतीहार को उचित जीवन प्रदान कर सके। यानी आर्थिक हदबंदी क्या थी, जो खेतीहार है यानी जो किसान है उसको उचित जीवन प्रदान कर सके, सामान्य आकार के परिवार को पूर्ण रोजगार दे। यानी जो सामान्य आकार का परिवार है उसको पूर्ण रोजगार दे, कम से कम 2 बैल मुहैया कर सके, यानी 2 बैल देवे। इसमें अतिरिक्त नहीं है कि शुरू में इरादों की घोषणा के बावजूद आज़ादी के आरंभिक वर्षों में हदबंदी के सवाल पर ज़्यादा प्रगति। यानी शुरुआत में जो है इसके इरादों की घोषणा की गई, लेकिन आज़ादी की जो शुरुआत के वर्ष में हदबंदी के जो सवाल है इसमें ज़्यादा कोई प्रगति नहीं हुई। इसी बीच देश की विभिन्न संस्थाओं में हदबंदी का विरोध, यानी जो अलग अलग संस्थाएं थी उन्होंने हदबंदी का विरोध किया। भूस्वामी और शहरी निहित स्वार्थों को निजी संपत्ति के लिए खतरा दिखाना पड़ा। यानी जो भूमि के स्वामी थे और जो शहरी
शहरी थे जो निहित स्वार्थ के कारण अपनी निजी संपत्ति खतरा दिखाई देने पड़ने लगा। हदबंदी कानून का एक महत्वपूर्ण प्रभाव, शायद सबसे महत्व का यही था कि उसके कारण भू बाजारों का खात्मा हो गया। यानी जो हदबंदी है इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि जो भू बाजार यानी जो भूमि का बाजार लगता था वो खत्म हो गया। साथ ही गैर किसानीकरण प्रक्रिया के जरिए जमीन के सेकेंडरीकरण की जो प्रक्रिया रुक गई, यानी जो गैर किसानीकरण प्रक्रिया थी जिसके द्वारा जमीन को हड़पा जा रहा था वो रुक गई। यदि भू संपत्ति पर हदबंदी न होती तो भू बाजार में प्रतियोगिता चलते सेकेंडरीकरण की संभावना थी। यानी यदि भूमि की संपत्ति पर हदबंदी नहीं की जाती तो जो भू बाजार यानी जो भूमि का बाजार था उसमें कंपटीशन बढ़ता और इसके संकेंद्रीकरण की संभावनाएं भी थी। अब कृषि का पुनर्गठन, इसमें देखो सबसे पहले आती है चाकबंदी। चाकबंदी क्या होती है? भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित करना चाकबंदी। यानी अगर हम ये माने कि जमीन का कुल बिखरे हुए टुकड़े उनको एक जगह करना चाकबंदी कहलाते हैं। देश में चाकबंदी क्षेत्र कुल कृषित भूमि का 1/3 भाग है। यानी जो देश में चाकबंदी का जो क्षेत्र है वो कुल कृषित भूमि का 1/3 है। चाकबंदी से अवखंडन के दोष दूर हो जाते हैं। यानी जो चाकबंदी से जो खंडन के दोष है वो दूर हो जाते हैं। भूमि की उत्पादकता में सुधार, यानी जो भूमि की उत्पादक क्षमता इसमें सुधार होता है। प्रोफेसर BS मिन्हास ने कृषिगत सुधार में चाकबंदी पर काफ़ी बल दिया था। यानी जो BS मिन्हास है इन्होंने कृषिगत सुधारों पर चाकबंदी पर काफ़ी बल दिया था, जिससे इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। यानी इसका जो महत्व है ये स्पष्ट हो जाता है। फिर है भूमि के प्रबंधन में सुधार। इसके अंदर क्या सुधार किए गए? इसके अंदर जो बंजर भूमि है इसका उपयोग किया गया, सुधरे हुए बीजों का प्रयोग किया गया और कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग किया गया। यानी जो बंजर भूमि इसका उपयोग किया गया, सुधरे हुए बीजों का प्रयोग किया गया और कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग किया गया। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूमि के प्रबंधन में सुधार करने की जरूरत है। यानी जो प्रथम है या द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसमें भूमि के प्रबंधन में सुधार करने पर जोर दिया गया। सहकारी खेती, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर संयुक्त खेती करना भी भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यानी सहकारी भूमि में क्या है, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर संयुक्त खेती करना भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू सहित राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेता इस बात पर सहमत थे कि सहकारिता से भारत की खेती में बड़ी उन्नति होगी और इससे विशेष तौर पर गरीबों को फायदा पहुंचेगा। यानी पंडित नेहरू है या कोई भी जो बड़े नेता थे उन्होंने ये सहमत हो गई, ये जो सहकारिता है ये जो कम्युनिटी है इससे जो है भारत की खेती में उन्नति होगी और गरीबों को फायदा मिलेगा। इसीलिए सहकारिता भूमि सुधार के जरिए संस्थागत परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी जो सहकारिता है इसको भूमि सुधार के तहत एक संस्थागत परिवर्तन लाया गया। लेकिन हदबंदी के समान इस पर प्रश्न भी है, खासकर किसानों के बीच। यानी जैसे हदबंदी थी उस पर प्रश्न थे, वैसे किसानों के बीच इसके प्रश्न थे। कोई आम सहमति नहीं थी और ये आम सहमति में नहीं, अतः यह स्पष्ट कर दिया गया कि सहकारिता की और कोई भी कदम विचार विमर्श किसानों की सहमति और सद्भावना के जरिए होगा। नहीं, जो सहकारिता है इसका कोई भी कदम अगर करना है तो वो विचार विमर्श किसानों की सहमति और सद्भावना से होगा। इसमें किसी भी बल प्रयोग या जबरदस्ती हो जाए, नहीं तो इसमें बल प्रयोग करने की जबरदस्ती होगी। भारत में सहकारिता आंदोलन के इतिहास का वर्णन इस क्षेत्र के सबसे सफल प्रयोग की चर्चा के बिना पूरा नहीं हो सकता। यानी जो भारत में सहकारिता आंदोलन हुआ था वो इस सहकारिता जो इतिहास का वर्णन इस क्षेत्र के सबसे सफल प्रयोग के रूप में चर्चा के बिना पूरा नहीं हो सकता। ये प्रयोग अन्य सबसे भिन्न था। यानी जो सहकारिता आंदोलन था ये सबसे भिन्न था। इसकी शुरुआत एक साधारण स्तर पर गुजरात के खेड़ा जिले में हुई थी। यानी इसकी जो शुरुआत है वो गुजरात के खेड़ा जिले में हुई थी। यही आगे चलकर श्वेत क्रांति का आरंभ करता हुआ और जो भारत में फैली। यानी इसी के कारण जो भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति हुई जो पूरे देश में फैली थी। अब देखो भूदान आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन भू सुधार के अंतर्गत कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने, जैसे भूमि का पुनः वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं बल्कि एक आंदोलन के जरिए करने की कोशिश थी। यानी जो भू सुधार है, ये जो भूदान आंदोलन हुआ था ये भू सुधार यानी भूमि सुधार के तहत कृषि में संस्थागत परिवर्तन आने और भूमि का जो पुनः वितरण है सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं बल्कि आंदोलन के जरिए करने की कोशिश की। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने 50 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों तथा ट्रस्टशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। यानी जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था ये गांधीवादी और रचनात्मक कार्यकर्ता थे आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने 50 के दशक में ये आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। यानी जो विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की जो रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। यानी जो रचनात्मक कार्यकर्ता थे उनका अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य था देश में अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाए। जो सर्वोदय समाज था इसका उद्देश्य था देश में अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाया जाए। वे इसके अनुयायी पद यात्रा यानी विनोबा भावे और उसके जो अनुयायी थे जो
उनके सहयोगी थे वो पद यात्रा किया करते थे। गांव गांव पैदल जाकर बड़े भूस्वामियों से अपनी ज़मीन कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीनों, गरीबों और किसानों के बीच बांटने का देने का अनुरोध करते थे। यानी जो विनोबा भावे और उनके जो अनुयायी है वो पद यात्राएँ करते थे, और गाँव पैदल जाकर बड़े जो भूस्वामी थे, यानी बहुत बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी, उनसे अपनी ज़मीन का कम से कम छठा हिस्सा जो है भूदान के रूप में यानी भूमिदान के रूप में, जो भूमि न गरीब या किसान के बीच बांटने का अनुरोध करते थे। इसका उद्देश्य था इस प्रकार 5 करोड़ एकड़ ज़मीन हासिल, यानी इनका उद्देश्य था 5 करोड़ एकड़ ज़मीन हासिल करना, जो भारत में 30 करोड़ एकड़ जोतने लायक ज़मीन का छठा हिस्सा बनता था। यानी जो 30 करोड़ ज़मीन थी जोतने का, उसका छठा हिस्सा था 5 करोड़। विचार यह था कि औसतन 5 सदस्यों का परिवार अपनी ज़मीन का छठा भाग छोड़ते हैं, यानी जो 5 सदस्यों का परिवार है वो अपनी ज़मीन का छठा भाग छोड़ सकते हैं। भूमिहीन और गरीब कृषक को अपने परिवार का सदस्य बना ले, और जो भूमिहीन गरीब कृषक है उसको अपने परिवार का सदस्य बना ले। ये आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था, यानी ये आंदोलन सरकार से अलग था, लेकिन इसे कांग्रेस का समर्थन था, यानी जो कांग्रेस का समर्थन था। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी सक्रिय राजनीति छोड़कर इस भूदान आंदोलन में जो है शामिल हुए। विनोबा भावे को जमीन का पहला दान 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव में मिला था। यानी जो विनोबा भावे को जमीन का पहला दान जो है 18 अप्रैल 1951 को मिला था, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र का पोचमपल्ली जो गांव है वहाँ से मिला। 3 महीने से भी कम समय में इन्होंने इस क्षेत्र के करीब 200 गाँव का दौरा किया, यानी 3 महीने से भी कम समय में इन्होंने इसी क्षेत्र के 200 गाँव का दौरा किया, और दान के रूप में 12,200 एकड़ भूमि पाई। इसके बाद जो ये आंदोलन है वो उत्तर भारत में, खासतौर पर बिहार और यूपी में फैला। शुरू के वर्षों में आंदोलन को काफ़ी सफलता मिली। उसे मार्च 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ से ज़्यादा भी ज़मीन मिली थी। सन 55 के आते यह आंदोलन एक नया रूप धारण कर लिया, वह था ग्रामदान। यानी अब ये भूदान से ग्रामदान हो गया। ग्रामदान वाले गांवों की भूमि को सामूहिक स्वामित्व की सभी के लिए बराबर भूमि माना गया। यानी जो ग्रामदान था इसको गांव की भूमि को या सामूहिक स्वामित्व सबकी बराबर वाली भूमि माना गया, वह किसी एक व्यक्ति को नहीं माना गया, यानी एक व्यक्ति की नहीं मानी गई। आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा से हुई और वह वहाँ बड़ा भी सफल भी रहा। 60 का अंत आते देश में ग्रामदान जो गाँवों की संख्या थी वो कुल 4500 से अधिक हो चुकी थी। आप देखते हैं भू सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन क्या हुआ। भारत में योजना काल में भूमि सुधार संबंधी कानून की बाढ़ छा गई। यानी जो योजना काल था उसमें भूमि सुधार जो संबंधी कानून है इसमें बहुत ज़्यादा कानून आए। हमने भूमि सुधार जैसे क्रांतिकारी कार्यक्रम को प्रजातांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनाने का रास्ता चुना था। यानी जो भूमि सुधार जैसा क्रांतिकारी कार्यक्रम है इसको प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनाने का रास्ता चुना था। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति लिए जाने पर सरकार उसे उचित मुआवजा देने की व्यवस्था स्वीकार की। यानी सरकार ने जो है संविधान में ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ली जाती है तो उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी कानून, हदबंदी कानून को कुल मिलाकर काफ़ी प्रभाव पड़ा। यानी ये जो कानून थे इनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। इनके कारण जो भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्य अर्थात निवेश करने वाले तथा उत्पादक प्रकृति से किसानों को तबका तैयार करने में मदद मिली। यानी जो भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य था, जो निवेश करने वाले थे, जो उत्पादक प्रकृति से किसान थे, उनका तबका तैयार करने में काफ़ी मदद मिली। वैधानिक एवं शांतिपूर्ण भूमि सुधारों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का ठोस प्रयास किया। यानी जो वैधानिक है या शांतिपूर्ण जो भूमि सुधार के माध्यम से उसमें कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व है इसमें समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का ठोस प्रयास किया गया। दोस्तों आज हमने भूमि सुधार टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो पे जो है हम ये जो गरीबी उन्मूलन टॉपिक है ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है, इसको हम अगले 1 या 2 वीडियो में हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहे, स्वस्थ रहे।